रेडियो ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है हम लोगों की जिंदगी में। कुछ उस बारे में आप हमें बताइए। 90% से ज्यादा लोग गांव, कितना अंधविश्वास था। औरतें पर्दे में थीं, वो तो गांधी जी उनको में ले आए, आंदोलन तक ले आए, वरना वो तो ड्राइंग रूम तक नहीं आ सकती थी। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें जी, तो इसमें रेडियो का आप थोड़ा सा बताएं, कैसी भूमिका रही? भाषा को बनाने में रेडियो का या आकाशवाणी कहिए बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं आकाशवाणी ही कहूंगा क्योंकि भाषा को बिगाड़ने का काम जो है वो प्राइवेट चैनलों ने किया है। एक चैनल है, उस पर कितने मुकदमे आए, मतलब मुंबई में हुआ, यहाँ हुआ, उसने इतनी अश्लीलता की हद पार कर दी। रात के कोई शो करता था, वो उस पर बंद करना पड़ा उनको, जनता का दबाव कि अगर ये चैनल वाले भी बजाय फालतू की बहसें कराने के, फालतू का ये बखेड़े खड़े करने के, अगर वो इस तरफ ध्यान दें कि पब्लिक की समस्याएं, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, बेरोजगारी कैसे हटेगी, या तरह तरह की चीजें हैं, अगर उन पे हमारे चैनल वाले भी करें, हिंदुस्तान का कायाकल्प किया जा सकता है। नमस्कार, खुशामदीद, वेलकम। जी वेलकम क्यों, आप तो मेरी ही फैमिली हैं। फैमिली का कभी वेलकम नहीं किया जाता। एकोज एंड एजेस में आज जो एकोज हमारे पास आई, यानी कि हमारी एजेस ने जिसको पकड़ा, जो गूंज हमें बता रही थी, वो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े दिग्गज हैं, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। आज हम इनसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वी आर हाईली ऑनर्ड टुडे। जी धन्यवाद। और जो इस फैमिली का आपने जिक्र किया, मैं भी उसमें शामिल हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री और इसमें रेडियो ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है हम लोगों की जिंदगी में। कुछ उस बारे में आप हमें बताइए। देखिए, थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा जरूर। और वैसे तो अब 100 साल होने मतलब 90 साल होने जा रहे हैं। जी जी। तो 1923 में जब ये आया, 1927 में, सॉरी, ओके जी, ब्रॉडकास्टिंग शुरू 23 जुलाई 1927 को। जी। तो सारी कहानी तो आज़ादी के बाद शुरू होती है, क्योंकि उस बीच में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रेडियो था, तो जाहिर है कि उसमें हमारी कितनी आवाज़ थी और क्या थी। महात्मा गांधी कभी नहीं गए। अच्छा, नेवर। ओके, सवाल ही नहीं था वो तो। तो आज़ादी जब हमें मिली तो हमें उस दौर का जो हिंदुस्तान है उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। एक तरफ पार्टीशन, 90% से ज़्यादा लोग गांव में, और निरक्षरता का जो लेवल था, कितना अंधविश्वास था। औरतें पर्दे में थीं, वो तो गांधी जी उनको में ले आए, आंदोलन तक ले आए, वरना वो तो ड्राइंग रूम तक नहीं आ सकती थी। बहुत बड़े परिवारों को छोड़ दीजिए, बहुत रईस परिवारों। तो तरह तरह की मुसीबतें थीं, मतलब जो बीमारी की बात कर लो, लोग लाखों लोग मारे जाते थे। कोई एक हैजा हुआ, प्लेग हुआ, फला हुआ, ये हुआ, टीबी। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे हिंदुस्तान को बढ़ाना, आगे ले जाना। 4 रेडियो स्टेशन, 6 थे, 2 पाकिस्तान चले गए, 4 बच गए। तो उस समय हमारा जो सारा था कि कैसे भारत के आम लोगों तक, किसानों तक अपनी बातें पहुंचाई जाएं और भारत को खड़ा किया जाए। अब रेडियो की विशेषता ये है कि ऑडियो मीडियम है, श्रव्य माध्यम है, सुना जाता है जी। तो आप करोड़ों किताबें छाप लीजिए, जो पढ़ा लिखा नहीं उसके लिए उसका क्या मतलब है। बिल्कुल ठीक बात है। तो गांव गांव के लोगों तक उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की बोली में ये सारी बातें की गई। और बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, इस पर मेरा 1.5 घंटे का करीब ये हुआ था इसी पर इग्नू के लिए, तो वो इतना डिटेल में मैं नहीं जाता। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मोर्चों पर रेडियो ने उस तरह का एक संघर्ष किया। किसानों को कैसे वो अच्छे बीज, अच्छी फसल वगैरह वगैरह अपनी वो बढ़ाए, वो भी एक तरीका था। बिल्कुल। फिर जो हमारे समाज में जो गैर बराबरी, छुआछूत, अंधविश्वास, ये सब, इनसे जूझना, तो बहुत तरह के काम। और शिक्षा, क्योंकि उस वक्त तो इतने स्कूल नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, तो रेडियो ने शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई। रेडियो के जरिए से तरह तरह के पाठ शुरू किए वगैरह वगैरह। ये सिलसिला लगातार लगातार चलता रहा और वो आज तक कायम है।
देखिए कितने ही प्राइवेट चैनल आ जाए, जो आकाशवाणी ने जो काम किया वो था कि हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, यानी जो कुछ हमें करना है पब्लिक के लिए करना, जनता के, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये। और अभी शायद सारे माध्यम उतना नहीं पहुंच पाए, आकाशवाणी जो है वो पहुंचा 99.6% से ज्यादा लोगों तक, करीब करीब 100% मान लीजिए, बहुत भी है, बहुत कहीं हो। और इसी तरह से एरिया वाइज भी जी। तो इसलिए जो आप सवाल आप कर रहे थे कि बहुत बड़ा इस देश को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। केरल में आज भी जो एक फसल उगाई जाती धान की, उसको रेडियो राइस ही बोलते हैं, क्योंकि वो रेडियो से बताया गया था। आज किसी को ये कंफ्यूजन नहीं कि नहीं फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, परिवार सीमित होना चाहिए। एक जमाने में जब ये जाते थे तो जो है गांव में उनको लोग पिटाई करने पे उतारू हो जाते थे। ये आकाशवाणी ने माध्यम से सबको समझाया कि छोटे परिवारों की अहमियत क्या है। और अब देखिए कहां से कहां आज हम पहुंच गए हैं, लेकिन एक जमाने में कितना भयानक जो है जो छुआछूत और ये सब था। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई वो तो लड़ी है, लेकिन अगर आकाशवाणी नहीं होती, क्योंकि तब तो आकाशवाणी थी मुख्य रूप से, तो शास्त्रीय संगीत कहाँ होता भगवान जाने, राजे महाराजे तो चले गए थे। बिल्कुल, कितनी बोलियां खत्म हो चुकी होती। मैं तो जम्मू कश्मीर मेरी पोस्टिंग रही है, ऐसी बहुत बोलियां हैं जिसको कुछ लोग बोलते हैं, सैकड़ों लोग से ज्यादा नहीं, हजारों। तो अब उन बोलियों को बचाना, आज की तारीख में जितने बड़े से बड़े कलाकार है, वो सिनेमा में है, थिएटर में है, संगीत में है, लिटरेचर में, कहीं ना कहीं उनकी जो है शुरुआत आकाशवाणी से। बड़े बड़े राजनेता हैं, बिल्कुल जी, उनकी शुरुआत वहीं से हुई। उसमें सुषमा स्वराज जी भी हैं, सभी हैं, मतलब किसको कहे ऐसा। अब देखिए मैं तो, जब हमारे नेशनल चैनल पे था तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे रेगुलरली उनको हम बुलाते थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए। गुजराल साहब रेगुलरली आते थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी आती थी, राष्ट्रपति बनी बाद में। तो मतलब अच्छा, और शुरुआत तो एक हमारे रेडियो ने देश को इतने साहित्यकार दिए हैं, कलाकार दिए हैं, विद्वान दिए हैं, क्योंकि तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। तो हम बताते चले जाएंगे तो आपका ब्रॉडकास्ट इसी में खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसका ये मतलब हुआ कि रेडियो एक तरह से क्रिएटिविटी, लेखक और इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। और ये एक मोटा कंट्रीब्यूशन रेडियो का है पूरी कंट्री में। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें जी, तो इसमें रेडियो का आप थोड़ा सा बताएं कैसी भूमिका रही, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, अलग अलग भाषाएं हैं। जी जी जी। नहीं, जैसे मैंने कहा, एक तो यही है कि बोलियों को बचाने का काम उसने बिल्कुल सर, ठीक है। और भाषाओं को चूंकि क्या है कि रेडियो ने हमेशा अच्छी भाषा को प्रमोट किया, अच्छी भाषा। FM गोल्ड जो है वो इत्तेफाक से उसके शुरुआत में मेरा भी थोड़ा बहुत वो था, तो मेरा वो नंबर 1 पे था पूरी दिल्ली में जितने भी चैनल है। तो कोई आए हुए थे मुंबई से प्राइवेट चैनल वाले, तो वो ऑटो को उन्होंने कहा होगा ये लगा दो हमारा वाला चैनल, अपने चैनल के लिए कहा उन्होंने। ऑटो वाले ने लगा, तो मतलब पहले तो लगाया नहीं, फिर बहुत कहा तो उन्होंने ट्यून बदल दिया, ऑटो वाले FM गोल्ड से वो लगा दिया। अच्छा, 10 मिनट बाद उसने वो वापस FM गोल्ड लगाया और कुछ वैसे कहा कि चैनल चला देते हैं, तमीज होती है, कुछ ऐसा बोल दिया, उसको क्या पता कि कौन बैठा है। तो उसने फिर मेरे अपॉइंटमेंट लिया और मेरे से मिलने आया। ओके। तो मैंने उसको क्या कहा, वो पूछ रहा था कि भाई ऐसा क्या है जो आपका ये नंबर 1 है। तो मैंने कहा भैया हमारे पास सिर्फ अच्छी भाषा है, अच्छा संगीत है। बिल्कुल। तो भाषा को बनाने में भी मतलब रेडियो का या आकाशवाणी कहिए बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं आकाशवाणी ही कहूंगा, क्योंकि भाषा को बिगाड़ने का काम जो है वो प्राइवेट चैनलों ने किया है, सस्ती भाषा, उस तरह की बातें। लेकिन आकाशवाणी की तरफ से हमेशा, अब इसमें अच्छी भाषा का मतलब ये है, इसका मतलब वो नहीं कि बड़ी कोई वो हाई फाई फ्लावरी लैंग्वेज, नो, आम बोलचाल की भाषा बेशक हो, सही उच्चारण, सही मतलब भाषा का मतलब स्तर नहीं, उसमें हल्कापन नहीं आना चाहिए, सस्ती बातें नहीं होनी चाहिए। और जाहिर है कि अगर आप लिटरेचर पे भी जाओ तो आज जो मेन स्ट्रीम पोइट्री है जी, सबसे पहले उसका नाम इलाहाबाद आकाशवाणी जो प्रयागराज बन गया, तो वहां से शुरुआत हुई थी। एक हमारे डिस्कशन में ही वो नई कविता का लफ्ज आया था।
Okay. और बहुत सारे जो आज जो ऐसे हमारे किताबें जो कुछ बन गई, कालजे जिनको हम कहते हैं ना, जी। वो आकाशवाणी, जैसे अंधा युग, हम जानते हैं 3-4 करोड़ से वो नाटक यहाँ पे हुआ था, कई दिन चला था, लेकिन वो आकाशवाणी के लिए लिखा गया था। तो आप जो भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा को परिमार्जित मतलब अच्छा बनाना, भाषा को फैलाना, और इसमें सबसे बड़ा पहलू क्या है, हिंदी को पॉलिटिकल छोड़ दीजिए आप, हाँ विरोध कर दिया, लेकिन हिंदी को पूरे देश में ले जाने का काम, जो गैर हिंदी भाषी इलाके हैं, दक्षिण भारत है, पूर्वी उधर आपका जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह है, या जो बंगाल और असम वगैरह है, जहां भी है, वहां हिंदी को फैलाने का सबसे बड़ा योगदान तो आकाशवाणी ने किया या सिनेमा ने किया, दो ही है मतलब। और क्योंकि आकाशवाणी ने तो डेली बेसिस पे किया, सिनेमा उतना तो लिमिटेड था, एक दायरा था कि लोग थिएटर में जो जाते हैं वही तक था। तो भाषा को यानी कि उसको बेहतर बनाने में, भाषा का साहित्य डेवलप करने में, और भाषा को व्यापक बनाने में, फैलाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो आकाशवाणी। जी सर, रेडियो पे हम देखते हैं संगीत, आपने बताया प्लेज, ड्रामाज, ये सब हमें सुनने में मिलते हैं। तो इसका कैसे मैं कहूँ अगर शब्द इजाद हुआ, और अगर हम जैसे टीवी पे देखते हैं तो जैसे हम कहते हैं हम देख सकते हैं, पर रेडियो पे हमें इमेजिन कर रहे हैं। जी। थोड़ा आप इस बारे में हमें बताइए। बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। देखिए, बहुत सारे जो फॉर्मेट्स हैं, एक बेसिक फॉर्मेट था रेडियो टॉक, कोई आया अपने विषय पे आके बोल गया। एक जमाना था जब लोगों के पास वक्त था और बड़े बड़े रेडियो होते थे, तो गांव के लोग आके जुड़ जाते थे, या कस्बों में या उसमें, तो वो अच्छा कोई अपने जो भी बड़े से बड़ा विद्वान होता था, किताब छपी तो उसमें ये जरूर लिखता था डिलीवर्ड रेडियो टॉक। तो एक वो फॉर्मेट था। फिर इंटरव्यूज चलते थे, बहुत फॉर्मेट, वो भी रोचक है, लोगों से बातचीत करना, आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं। फिर वो अच्छा रेडियो ड्रामा था। अब रेडियो ड्रामा वैसे तो एक विजुअल, मतलब ड्रामा का मतलब ये भाई स्टेज हो, पर्दा हो, वो हो, लेकिन रेडियो ने अपना तरीका निकाला जी, और उसमें वो पर्दे का काम फेड इन फेड आउट से ले लिया। फेड इन हुआ तो पर्दा खुल गया, फेड आउट हुआ तो सीन। अब उसका फायदा क्या है? देखिए, एक फिल्म थी, मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूं। ठीक, एक फिल्म थी, उसके लिए उसका किताब छप गई, वो लाखों में बिकी पूरे भारत में, उसकी वो टी शर्ट वगैरह बिक गई, नाम था शालीमार। और उसमें बड़े बड़े, पहली दफा उन्होंने हॉलीवुड के लोगों को इतना जमा कर लिया, करोड़ों रुपए खर्च किए, फिल्म फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि जो बिल्डअप है वो एक हीरा को लेकर के है कि वो है ना, लेकिन वो हीरा निकलता क्या है? वो एक पेपर वेट जैसा कुछ निकलता है। वो फिल्म फ्लॉप हो गई। यानी विजुअल की समस्या क्या है? अगर विजुअल में फिल्में फ्लॉप हुई हैं, अशोका फ्लॉप हुई और भी फ्लॉप हुई, जो पब्लिक का इमेजिनेशन है, अशोक, सम्राट अशोक, भगवान राम, या जो भी है, जो हमारे जहन अगर उससे मैच नहीं किया, जो द्रौपदी है या जो भी कोई है, वो फिल्म फ्लॉप, वो विजुअल मीडियम के पर। अब रेडियो का क्या है कि रेडियो में स्टेज है, आपका दिमाग के अंदर स्टेज चल रहा है, नाटक वहां चल रहा है, और जो अगर द्रौपदी है तो हर एक की द्रौपदी अलग अलग, उसकी सोची हुई द्रौपदी है, बहुत सुंदर है वो उतना ही बहादुर है जितना वो सोच रहा है, उतना ही वो सम्राट अशोक का कद है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए रेडियो ड्रामा इतना लोकप्रिय हुआ, इतना लोकप्रिय था। एक जमाना था जब हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जी, एक 9-9:15 बजे रात में रेडियो चल जाता था, पूरा परिवार बैठ के उसको हवा महल तो सुनता था, नाटक सुनता था, हास्य की झलकी वगैरह आती थी। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं, तो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, ज्यादातर फॉर्मेट्स यही इस्तेमाल। फिर वो तो कम से कम 25-30 फॉर्मेट है रेडियो में, ऐसा नहीं है। तो क्विज बहुत पॉपुलर है, क्विज ने बड़ा अच्छा काम किया है। और फिर बढ़ते बढ़ते जैसे चीजें डेवलप करती, डॉक्यूमेंट्री पहले फीचर बनता था, मतलब बड़ा, अब उसमें बढ़िया म्यूजिक, बड़ी अच्छी खूबसूरत आवाजें, और वो सारा बनता। दिवाली पे, ईद पे, स्वाधीनता दिवस पे तो फीचर बना करते थे, रेडियो फीचर। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे सिनेमा है ना, तो मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है, कमर्शियल सिनेमा, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद वाला, उसके बाद वो फिर आके आप कहा जाता है ना, वो स्मिता पाटिल, शबाना आजमी वाला पैरेलल सिनेमा, अर्थ, भूमिका वगैरह वगैरह, लाइक दैट। फिर डॉक्यूमेंट्री आ गई। रेडियो डॉक्यूमेंट्री में आकाशवाणी वाले अपने जो है एयर कंडीशनड स्टूडियो से बाहर निकले, मजदूरों के बीच, झुग्गी बस्ती में, यहाँ गए, वहां गए, वहां गए, तो डॉक्यूमेंट्रीज आई। उन्होंने, रेडियो ने आम जनता से लोगों को रेडियो को जोड़ दिया। तो ये सब सिलसिला चलता है। फिर वो ड्रामा और आज की तारीख में अगर आप देखें, रेडियो अगर सुने, तो
डॉक्यू ड्रामा बड़ा पॉपुलर फॉर्मेट हाँ है तो वो ड्रामा, बिल्कुल ड्रामा से क्या होता है कि आप जुड़ जाते हैं। ठीक। आपने अखबार में पढ़ लिया कि फला सुनामी में 3 लाख लोग मारे गए, आपके आंसू नहीं आएंगे, राइट? लेकिन उसी चीज को आप कोई नाटक बना के कुछ करते हैं तो आप उसको इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक दैट। तो ये फॉर्मेट्स हैं, और ड्रामा ने तो बहुत इतने बड़े, जितने आपके आज के उस जमाने के भी बड़े बड़े स्टार हैं, उन्होंने रेडियो ड्रामा से सब खेरों आज की तारीख में, हाँ, वहीं या वो हो, सबने वहीं से शुरू किया है। सर अगर डॉक्यू ड्रामा थोड़ा सा आप हमें इस बारे में समझा सके। जी। डॉक्यू ड्रामा, नहीं, डॉक्यू ड्रामा में क्या, देखिए ड्रामा तो एक फिक्शन है, एक कहानी है। कहानी। अब वो कहीं से शुरू होती है, फिर उसमें तरह तरह के सीन बदलते हैं, और आखिरकार जाकर के कहीं क्लाइमेक्स पे जाकर खत्म हो गया, तो वो फिक्शन है, प्योर फिक्शन। ठीक। लेकिन आपको कोई जो है ड्रामा का जो इस्तेमाल करना है आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो जैसे हमारा एक सीरियल चलता था, ये एनर्जी कंजर्वेशन वालों ने हमें कराया, तो वो 3 महीने के लिए शुरुआत हुई उसकी। तो हमने उसमें कैरेक्टर्स बना दिए। अब देखिए वहां नकली चीज नहीं है, हमारा काम तो ये है कि हम पेट्रोल की बचत कैसे करें, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल, जो भी एनर्जी कैसे बचाएं जी। अब उस बात को आप टॉक में भी कह सकते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं, तो ड्रामा का सहारा लिया, ड्रामा से लोग जुड़ जाते हैं, तो कैरेक्टर्स बनाए गए। ऊर्जा एक कैरेक्टर लड़की बन गई, एक पेट्रो अंकल कैरेक्टर बन गया, ठीक है। अब हम सारी इंफॉर्मेशन आपस की, उनकी आप बातचीत तरह तरह से, तो ड्रामा का तो सिर्फ वो इस्तेमाल हुआ, कंटेंट जो है उसमें वो एक्चुअल वाला है, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो 3 महीने के लिए था, वो बढ़ते बढ़ते 6 महीने, फिर 1 साल, 1.5 साल, करीब 2 साल वो चला, और उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा, बहुत इम्पैक्ट पड़ा। हमारे यहाँ लोग आते थे कि हमें ऊर्जा से मिलना, हमें पेट्रो अंकल से मिलना, कहाँ पेट्रो अंकल बैठे हैं। लेकिन मतलब तो ये डॉक्यू ड्रामा में ये है कि आपको पोलियो के बारे में बताना, किसी चीज का अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो बजाय सूखी जानकारी के आपने वो ड्रामा में कन्वर्ट कर लिया, उसको कैरेक्टर्स बना दिए। जब आप कैरेक्टर बनाते हैं तो आम लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। जी। सो इसका मतलब ये हुआ कंटेंट है, जी, लेकिन कैरेक्टर भी होता है। हाँ जी। लेकिन जैसे टीवी में तो हम कैरेक्टर को देखते हैं, बट यहाँ सुनते हैं। जी। बट जैसे आपने कहा ऊर्जा, उसमें पेट्रोल अंकल हैं, तो देयर इज समथिंग वी आर लिसनिंग टू। जी। सो इसका मतलब वॉइस की बहुत ज्यादा अहमियत है इसमें। जी बिल्कुल। क्या है आप जानते हैं कि इतनी ज्यादा मतलब एक आवाज का ही रिश्ता होता है। जी। लेकिन वो अपने शब्दों से जी, जिस तरह से एंकरिंग वो करता है, और एक रिश्ता बन जाता है। अब मैं क्योंकि मेरा काम तो एक ऑफिसर के नाते, मैं तो प्रोग्राम मैनेजमेंट मेरा बेसिक काम था, ठीक है। लेकिन मेरे बॉसेस जो थे, हमारे डायरेक्टर वगैरह, जो उन्होंने कहना नहीं तुम्हें भी करना है, मतलब ईश्वर ने चलो कि नहीं तुम भी करो प्रोग्राम। तो कभी कभी मजबूरी में, मतलब कोई नहीं आया, ये नहीं आया, वो तो वो क्या, या अदरवाइज भी किया। लेकिन हमने कभी कभार जो प्रोग्राम किया, उसका भी इम्पैक्ट ये था कि हमारे पास, कैन यू इमेजिन कि फुल स्केप पेपर में 39 पेजेस की चिट्ठी मतलब मैंने जमा करके नहीं रखी। तो वो अच्छा रेगुलर, ये नहीं कि कोई एक बार भेज दी, हर दिन भी चिट्ठी आ रही है, और हर हफ्ते भी चिट्ठी आ रही है, और उसमें सारा वो अपना उड़ेल के रख रहा, अपने पिताजी की शिकायत मेरे से कर रहा, हमें देखा नहीं उसने कभी भी। तो एक जो बॉन्डिंग बन जाती है, रिश्ता बन जाता आवाज से, उसका भी एक अपना ही जादू, ठीक है, शक्ल देख के भी बनती है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आवाज के लोग, अच्छा बोलने का ही सारा खेल है, जिसके शब्द जो ऐसी चीजें, मतलब जो लोगों से जुड़ के आती हैं चीजें, तो उसमें बहुत इम्पैक्ट। अब मैं आपसे एक साझा करूं कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं तो कभी कभार वाला था, लेकिन एक हमारा, अच्छा मैं चिट्ठी पत्री प्रोग्राम रेगुलर करता, वो रेगुलर करता था, हमारी फीमेल अनाउंसर थी, उनके साथ मिलके, और बहुत पॉपुलर था, बेतहाशा पॉपुलर था, नेशनल चैनल पूरे हिंदुस्तान भर से। अब एक वहां से वो मेडिकल कर रहे थे सज्जन, तो उनकी जो है चिट्ठी रेगुलर आती थी। अचानक से उनकी चिट्ठी आई कि शायद ये तो हमारी आखिरी चिट्ठी हो मतलब जिंदगी से मैं निराश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई अब मतलब जाहिर है कि हमारे लिए तो भी चिंता की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो सुसाइड की बात कर रहा है। अब हम क्या कर सकते थे, हमने उसके सामने एक बड़ा पिक्चर रखा, राइट। यार मतलब मैंने कहा कि भाई यार तुम ऐसी बात लिख रहे हो,
हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो लगता है यार कितनी जिंदगी मिल जाए तो भी सारी किताबें पढ़ डालें। हम म्यूजिक में जाते हैं तो लगता है यार हम मतलब एक राग भी ढंग से नहीं कर सकते, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना घूमने को, इतना एक बड़ा पिक्चर का तुम मरने की बात कर रहे हो। ठीक है, गाना वाना लगा दिया, छोड़ दे सारी। अब जाहिर है कि क्या किस्सा रहा होगा, आप समझ सकते हो उस उम्र में, इश्क का चक्कर होगा कोई। तो बहरहाल तो गाना लगा दिया, छोड़ दे सारी दुनिया, किसी के लिए मुनासिब नहीं आदमी के, वगैरह। अब ये कहानी खत्म हो जाती है और आप बढ़ के आइए करीब 15 साल बाद। ये बात मैं कर रहा हूं आपसे 90 समथिंग लाइक 97 या जो भी होगा। ओके। मैं इस दुनिया जहान पे घूमता घामता फिर कश्मीर से होके और अपने डायरेक्टरेट में था। ओके। विजिटिंग कार्ड एक आया, वो सीईओ थे, 2-3 ग्रुप्स, मतलब हॉस्पिटल का कोई ग्रुप था उसका सीईओ। ओके। और वो आया, वो बोला कि सर आप तो मुझे नहीं जान पाएंगे लेकिन मैं वही हूं कि मैंने सुसाइड करना कब सोचा था और आपने मुझे बताया और आपने मेरी जान बचाई थी। अब क्या है, इट्स ए फैक्ट, इट्स ए साइंटिफिक फैक्ट। अगर कोई सुसाइड की तरफ जा रहा है, आप उसको इंटरवेंशन कर दें जी, वो वापस लौट आएगा। 95% सुसाइड्स कैन बी अवॉइडेड। तो जो आपका सवाल था, आवाज का जो रिश्ता है वो इतना, मतलब अब मैं इस वक्त नहीं, मेरे पास ऐसे दर्जनों किस्से हैं। मेरे पास एक चेक आ जाता है, अब हमने परेशान कि हमने तो बीकानेर कोई घर अप्लाई नहीं किया था, ये चेक कहां से, वहां की उसकी जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह, ये जहां से आ गया। अब उस जमाने में कोई फोन मतलब वो भी नहीं थे, उस जमाने में मेरे पास वो फोन भी नहीं था क्योंकि नया नया दिल्ली में आया था। जी जी जी। कोई 15 दिन बाद उसकी कहानी खुली। ओके। कोई एक मेरा फैन था, प्रशंसक जी, जिसने मेरी तरफ से फॉर्म भर के और अप्लाई कर दिया था, पैसा जमा कर दिया था। भाई साहब रिश्तेदार से 100 रुपए मांगो तो 10 बार मारेगा। तब वो भेद खुला कि उस बंदे ने वो उसका चेक जमा किया था। फिर मैंने उसको वापस अमाउंट किसी तरह मनी ऑर्डर चलता था उन दिनों, तो मनी ऑर्डर किया। तो ये जो मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैसे एक आवाज का जो रिश्ता बनता है उसका एक अपना एक जादू है। उसमें हर साल ये लोग जश्न करते हैं, चाहे 1000 चैनल आ जाए, जो रेडियो का जो पक्का लिसनर है वो वहीं रहता है, वो नहीं उसमें फर्क पड़ता कितने चैनल आप कर लो। एक वो रेडियो का जो आवाज का जादू है, उस जादू में वो खोया रहता है। रेडियो सर आकाशवाणी का ही हम कह सकते हैं हर गांव में तो पहुंचा हुआ है आज की तारीख में भी। ये अगर हम से एज ऑफ नाउ बात करें तो इसका हमें क्या बेनिफिट कह सकते हैं वर्ड, या कितनी डीप जा चुका है? देखिए क्या हुआ कि आकाशवाणी ने सबसे अच्छा काम ये किया जी सर कि समय के साथ चलता गया। ठीक है। अचानक से जो मैं कह रहा हूं कि हवा महल जो है वो एट ए टाइम लाखों परिवार, वो चीज बाद में वो सीरियल आ गया, दूरदर्शन आ गया, सीरियल आने लगे। बिल्कुल। तो उन्होंने शिफ्ट करके मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मॉर्निंग में डाल दिए। और एक दौर आया जब आकाशवाणी की उसमें गिरावट आ गई, फिर एफएम आ गया। अब एफएम के आने से फिर रिवाइवल हुआ। बिल्कुल। गाड़ियों में उसमें क्वालिटी बदल गई, ये सब हो गया। अब मैं इस बात का गवाह हूं, मेरे समय पे मतलब सोनी टीवी के जो सीरियल है उनका विज्ञापन एफएम गोल्ड पे, स्टार टीवी के चैनल का विज्ञापन मेरे तो उनको हमारी जरूरत पड़ी। ठीक है। तो वो एक दौर आया, लेकिन सीधे सीधे पहले अभी क्या हुआ है, ये सच बात है कि वो जो फॉर्मल लिसनिंग थी, देखिए पूरी दुनिया में फिलिप्स कंपनी जो है ना, उसका एक ही वो होता था डिवीजन, पूरी दुनिया के अलग देशों में। सिर्फ भारत था जहां पे 2 डिवीजन थे, एक ऑडियो डिवीजन अलग था और वीडियो डिवीजन अलग था। ओके। और मतलब सिर्फ वो डील करता तो ट्रांजिस्टर उस पर डील करता था। लेकिन अब धीरे से अभी आप जाएं तो शायद आपको मीडियम वेव को ट्रांजिस्टर भी ना खरीदने को मिले नहीं बाजार में। तो मैंने कहा ना एक शिफ्ट होती चलती है। पर अभी फायदा क्या हुआ, जब से ये इंटरनेट आ गया, तो जैसे मैं ग्वालियर रेडियो स्टेशन से शुरुआत की है मैंने, आकाशवाणी ग्वालियर से। अच्छा। उसका दायरा क्या था, वो भिंड, मुरैना, दतिया वगैरह वगैरह एक दायरा था, उसमें कुछ लाख की पॉपुलेशन आ गई। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। ठीक है। आज क्या हुआ, इंटरनेट की वजह से उस आकाशवाणी ग्वालियर को आप पूरी दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। तो ये जो एक रेवोल्यूशन आ गया, तो अब शिफ्ट हो गया। मतलब ठीक है, घरों पे लोग नहीं ट्यून करके बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, बुजुर्गों के छोटे भजन सुन लेते हैं या जो भी है वो छोड़ दीजिए। तो
ऐसे नहीं तो अब लोग अपना मोबाइल पे रेडियो आ गया उससे सुन रहे हैं, बिल्कुल। तो वो हो गया, एक शिफ्ट हो गया। लेकिन लिसनरशिप में कोई उस तरह से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, क्योंकि जैसे क्या है कि जिसका जो मतलब क्योंकि आकाशवाणी ने क्या किया है कि भाई बुजुर्गों के लिए प्रोग्राम, महिलाओं के लिए प्रोग्राम, किसानों के लिए प्रोग्राम, वो तो वो उस तरह से जिसकी जो जरूरत वो अपना सुनता है। तो कस्बों में, छोटे शहरों में, गाँव में वो अभी भी सुन रहा है ये। ओके, प्राइवेट एफएम्स का सर एक सबसे पहले भी मैं जानना चाहूंगा, एफएम, एमडब्ल्यू, थोड़ा इसके बारे में बताइए। वो एक मोड है, देखिए दो तरह से ना, एक ऑडियो जो हम आप बोल रहे हैं वो बहुत दूर तक तो नहीं जा सकता, नहीं कितना ही आप दहाड़ लो, एक लिमिट है उसका। तो अब रेडियो वेव्स में ये होता है कि वो चली जाए, दुनिया भर में चली जाएंगे, कहीं भी चली जाएंगे ना, तो रेडियो वेव और ऑडियो वेव को मिला देते हैं। ठीक है, जो मिलाने का तरीका वो दो है, या तो उसका जिसको एक ऑडियो मॉड्यूलेशन कहते हैं, एक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ऑडियो मॉड्यूलेशन में आप बहुत डिटेल में तो टेक्निकल उसमें नहीं जाते, लेकिन उसकी अपनी मुसीबतें थी कि जो मीडियम वेव वाला था कि उसमें नॉइजेज जो भी है, कहीं तार लगे, ये लगे, तो वो नॉइज वगैरह आता था। एफएम की क्वालिटी बेहतर हो जाती, तो गाड़ी में लोग सुन रहे हैं, वरना तो आप चलते ट्रक में नहीं सुन सकते, वो ऑडियो लगाएंगे वो कुछ आवाज आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एफएम चलाते हैं बड़ी आप क्या बेहतर क्वालिटी। तो अगर जैसे लोग कहते हैं ना कि अब रेडियो मतलब कि लिसनिंग को लेकर जब सवाल करते हैं, भाई दिल्ली में कितने लाख तो कारें हैं, और कारें हैं तो उसमें लोग सुनते हैं, और सुनने में भी क्या है, देखिए यहाँ भी एक बात आती है कि रेडियो में जो बंदा बोल रहा है वो एक कोई मनुष्य है, एक ह्यूमन टच है, राइट। तो हमारे पास सीडी भी है, हम सीडी लगा के सुन सकते हैं, हमारे पास यूट्यूब का, आजकल यूट्यूब का प्रोविजन है, लेकिन बहुत सारे लोग डेलिबरेटली वो ट्यून करते हैं, चैनल ट्यून करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन वॉइस के साथ आपका कांटेक्ट बनता है, एक लाइवलीनेस, उसमें वो सीधा सीधा बोल रहा है। तो ये फर्क है, और वो उसका जो फायदा उठाते हैं, भाई आप जा रहे हो और आपने एफएम लगाया, जो एंकर है वो ऐसी बातें बता रहा है जो आप इतने बिजी हो कि आपको याद दिला रहा है, भाई 31 तारीख को आप आईटी रिटर्न फाइल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। एक जो अच्छा, अब महानगरों में एफएम ज्यादा सुना जाता है, लेकिन महानगर के ही लोग हैं जो जहाँ फैमिली टूटी हुई खत्म, मतलब जॉइंट फैमिली तो है नहीं है, तो वो जो बिखराव है, वो एंकर अगर चालाक है तो उसका लाभ फायदा उठाता है, एक बॉन्डिंग बनाता है, एक दोस्ती बनाता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो एक जो अकेला इंसान है, जो सब कहीं ऑफिस में बड़ा परेशान होके आया, फ्रस्ट्रेट होके आया है, वो कहीं उससे मीठी मीठी बातें करता है, इंस्पायरिंग बातें करता है, और तो वो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। जी, टेक्निकलिटीज पे जाएं सर, इफ देयर इज वी हैव अ रेडियो जॉकी, जो टर्म हम यूज करते हैं, जी, सो दे हैव टू बी, उनको मशीन्स के साथ भी टेक्निकली savvy होना पड़ता है, उनकी जानकारी पूरी होनी पड़ती है, हाँ जी, ऑडियो मिक्सर के साथ। जी, थोड़ा सा उस बारे में आप जानकारी। उनको कुछ बात ज्यादा नहीं करना पड़ता, उनको तो अपना फेडर ऐसे ऑन किया और बोल दिया। अच्छा, बाकी तो इंजीनियर रहते हैं साथ के साथ, तो उनको उस तरह टेक्निकल उसमें नहीं जाना पड़ता। जो एडिटिंग वगैरह करते हैं वो उनको थोड़ा सा वो जानना पड़ता है, तो वो भी कोई बहुत कठिन नहीं है। अब मैं एडिटिंग में मतलब जैसे मुझे असिस्टेंस मिला हुआ था, मैंने एक तो प्रोग्राम करना कभी छोड़ा नहीं, मैंने कहा मुझे अब क्लर्क नहीं बनना है, मैं ब्रॉडकास्टर ही रहना, मुझे कुछ भी बनाओ आप। अच्छा, तो मैं जब असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर था, वो तो बहुत बड़ा बॉस होता था, उसके अंडर में बहुत सारे प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोड्यूसर होते थे, तो वो तो अपना वही रहता था। तो अब मुझे तो नहीं, मुझे तो मतलब एक जुनून था, तो मैं तो अपनी एडिटिंग में खुद ही इसीलिए मैं करता था, मुझे उसमें ही आनंद आता था। अपने तरीके से आप एडिट करो बैठ के चुपचाप से, ठीक है। मैं टेप लेके जो है ना अपना निकल पड़ता था, बड़े बड़े टेप लेके। तो वो साहब एक वो मैंने देखा कि वहां चर्चा का विषय बन गया, यार ये पहला ऑफिसर है, ये अपना टेप लेके चलता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एडिटिंग का अपना एक मजा होता है। आप मतलब जो मुझे एक अब राष्ट्रपति जी हैं, वो है लगाना भूल के, बोलते बोलते वो मैंने कहा पूरे उनके कहीं एक है ढूंढ लिया, अब उसमें चेप दिया, उसमें लगा दिया। वो परेशान राष्ट्रपति बोले, सर ये कैसे चमत्कार कर दिया। तो मतलब ये है ना कि हमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाना, हमें अवेलेबल है, इंजीनियर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जो जरूरत भर का हमने तो उस तरह के किया। अब तो कंप्यूटराइज्ड है, अब तो क्या करना आपको, सिर्फ बटन दबाने, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, हो गया। तो इतना ज्यादा टेक्निकल उसमें नहीं करना, उसको तो अपने उस पर कंसंट्रेट करना है। ओके,
सब प्राइवेट स्टेशंस का कैसे एंट्री धीरे धीरे आना शुरू हुआ? नहीं, जब देखिए एफएम आ गया तो फिर थोड़ा सा मतलब ये जो सरकारी नियंत्रण है उससे थोड़ा बाहर आने की बात जब सोची गई कि एयरवेव्स तो सबकी हैं लाइक दैट, वो तो आप जानते थे। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत हुई कि टाइम्स वालों ने हमसे स्लॉट लिया, ओके। जो है वो जब एफएम शुरू हुआ 91 या जो समथिंग समथिंग, ठीक ठीक ठीक। तो हमसे 2 घंटे का स्लॉट उन्होंने ले लिया, उस अपने प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। ओके। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उनको हुआ भाई उनके पास इतना सारा साधन थे, फिर उन्होंने फिर अपने चैनल जैसे रेडियो मिर्ची ले आए। फिर वो आकाशवाणी फ्रिक्वेंसीज, फिर ये हुआ। अब देखिए उसमें हुआ ये कि भारत सरकार का कहना ये था कि भाई जो टैलेंट भारत में इतना ज्यादा है तो उनको मौका मिले, वो लोग सामने आए। बड़े घराने नहीं आए, उनके पास तो सारे साधन है, पर हुआ उल्टा। जितने प्राइवेट एफएम चैनल आए वो सब बड़े बड़े किसी न किसी बड़े बड़े ग्रुप्स के आ गए। वो एक विडंबना है देश हमारे भारत की, अब ब्यूरोक्रेसी की कही है, जिसकी भी कही है, इत्तेफाकन यही होता है कि एक कंपनी आती है, नाम तो नहीं लूंगा, कि हम जितना भारत में फल करोड़ों रुपए के फल सड़ जाते हैं तो हम जूस बनाएंगे। जूस तो उसने आज तक नहीं बनाया, जो बनाया वो आप जानते हो। तो लाइक दैट एफएम जो है ना, वो फिर एक आया तो दूसरा आया तो तीसरा आया मार्केट में। फिर वो जब फ्रिक्वेंसीज का वो हुआ, अलॉटमेंट हुआ, जी सर, तो वो सारे लोग आ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो कमर्शियल उसको अपनाया, उन्हें मतलब पैसा कमाना है। और जब पैसा कमाना है तो भाषा भी बिगड़ेगी, सस्ती चीजें। हमारा था कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े कवि को, जैसे हम लोग करते हैं सर्वभाषा कवि सम्मेलन, जितनी संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो उनके टॉप मोस्ट कवि को एक मंच पर ला करके 26 जनवरी से एक पहले किसी शहर में जाके कार्यक्रम करते हैं। फिर उस जो कविता हम सिलेक्ट करते हैं वो देश की सारी भाषाओं में वो ब्रॉडकास्ट होती है। तो वो जिस कविता को हमने चुना है, मान लीजिए तमिल कविता एक जो चुनी गई है तमिल कवि की, तो वो बंगला में, असमी में, जितनी 22 भाषाएं उनमें उसका ट्रांसलेट पूरी जगह जाएगा। वो गुवाहाटी से भी जाएगा, कोलकाता से भी जाएगा, वगैरह वगैरह। तो हमारा काम था कि हम बेस्ट पोइट्री लोगों तक पहुंचाए। प्राइवेट एफएम का काम क्या है कि वो सस्ती पोइट्री, उसका नाम दे रखा उन्होंने समथिंग समथिंग, और उस तरह की चीजें फैलाना, वो नेगेटिविटी, प्रैंक्स करना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों की मजाक उड़ाना। उसमें तो हमारी भारत में एक नर्स मारी गई थी, यू नो, एक किस्सा हुआ था जो प्रैंक के चक्कर में, ऑस्ट्रेलियन हुआ इत्तेफाकन। तो ये सब चीजें हम लोग ने नहीं, हमें हमेशा हमारा जो कंटेंट रहा आकाशवाणी का वो हमेशा मतलब साफ सुथरी चीजें, और जिसको कहते हैं क्लीन एंटरटेनमेंट। ऐसा एंटरटेनमेंट जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर आपको वो भी करे, आपके एनलाइटनमेंट भी दे। सस्ता एंटरटेनमेंट नहीं, फुहड़ता, अश्लीलता, द्व्यर्थी बातें। अब वो एफएम जो नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल एक चैनल है यही एफएम जो आया, जो उस पे कितने मुकदमे आए, मतलब मुंबई में हुआ, यहाँ हुआ, उसने इतनी अश्लीलता की हद पार कर दी। रात के कोई शो करता था वो, उसमें सिवाय यही तो इस तरह का मतलब सारा कंटेंट होता था, फिर बंद करना पड़ा उनको, जनता का दबाव। और एफएम में भी ये है कि जो छोटे शहरों में है वहाँ ये लोग उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। वहाँ प्राइवेट एफएम वाले उस तरह से उतने वो थोड़ा उन्होंने मेंटेन किया है। ये बड़े शहरों में थोड़ा इन्होंने थोड़ा सस्तापन, सस्ती भाषा, हल्की फुल्की बातें, वो सब करना, और वो ठीक नहीं। मतलब जैसे उन्होंने कहा, अरे वो बहुत हो गया सुनामी फुनामी, व्हाट इज दिस? लाखों लोग जिसे मारे गए, आप सुनामी फुनामी कर रहे हो। यू आर क्रिएटिंग इनसेंसिटिविटी, आप संवेदनहीन बना रहे हो लोगों को। लैंग्वेज ये नहीं होना चाहिए। सो यू इफ आई मे आस्क, इंटरनेशनली रेडियो के बारे में, रेडियोज एट अ इंटरनेशनल लेवल, we can talk about Indian radio and other countries radio का, उस बारे में थोड़ा। देखिए अमेरिका तो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न, जो भी कहिए आप, विकसित देश है, अमीर देश है, सब कुछ है। लेकिन अमेरिका मेरा हम लोग का रहना हुआ, बीच बीच आना हुआ, लेकिन 2 साल करीब करीब बीच बीच में उधर रहना हुआ। वहाँ देखिए ऑटोमेटिकली मैं देखता हूँ, लोग गाड़ी निकालते हैं तो रेडियो चल जाता है अपने आप। ओके अपने, अनलेस अगर वो छेड़ के कुछ बदले तो बात अलग है। तो उनका सिस्टम उस तरह जैसे उसने चलाया, वो वहां चलना वो शुरू हो जाता है। तो अच्छा, वहाँ टॉप मतलब चाहे वहाँ के जो टॉप ऑफ इंक्लूडिंग और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो रेडियो का सहारा लगातार लेते हैं।
अच्छा। वहाँ तरह तरह से वो डिस्कशंस भी चलते रहते हैं। तो जब अमेरिका, अच्छा ग्रेट ब्रिटेन में भी मेरा जाना हुआ, जैसे मान लीजिए, तो अब ये रास्ता जानने के लिए, वेदर जानने के लिए वो चलते रहता है, वो तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो वही है कि सारे चैनल में सब कुछ चल रहे हैं, बट रेडियो भी चल रहा है। और दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ फॉर्चुनेटली अब ये हिंदी चैनल हमारे वो भी वहां पहुंच गए। ऐसा शायद ही कोई मतलब देश हो, ने कनाडा देख लीजिए, और ब्रिटेन देख लीजिए, वो ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, न्यूजीलैंड का जहां भी है, तो वहाँ ये एफएम के चैनल खुल गए हैं जो हिंदी में करते हैं। अब मैं ट्रिनिडाड मेरा जाना हुआ था, वहां देखिए वो क्या करते हैं, एंकरिंग इंग्लिश में करते हैं, गाने हिंदी के बजाते हैं। थोड़ा हिंदी, वहाँ हिंदी कम है। सूरीनाम में है, मैंने देखा, मॉरिशस में है, बहुत जगह थे। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे भी यानी रेडियो ने अपनी जगह बरकरार रखी है। ठीक है कि वो चलता है कि भाई वो ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, सोशल मीडिया आप तो टेलीविजन को भी अब ये सोशल मीडिया, हर जगह की यही कहानी है कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया। ये चक्र चलते रहते हैं। लेकिन आज भी बड़े शहर में, अब जो शहरों में, तो जो छोटे मोटे एंटरटेनमेंट साधन वो भी चलते रहते हैं। भारत में तो आप निश्चिंत रहिए, भारत जो इतना बड़ा देश है, वहां तो सारी चीजें एट ए टाइम सब चलती रहेंगी। आने वाले समय में भी रेडियो अपनी तरीके से चलता रहेगा। इससे सच में मुझे भी याद आया, मैं जब कजाकिस्तान गया था, तो मुझे देख के टैक्सी ड्राइवर ने कहा आप गाना सुनिए, एंड इट वाज अ शाहरुख खान फिल्म सॉन्ग, ही प्लेड दैट। So that's where मुझे भी रियलाइज हुआ कि मतलब है, it's still as of today sir, for the youth coming out of colleges and willing to get into radio, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और वो भी आज के 21वीं सदी? जी नहीं, आकर जो रेडियो में आना चाहते हैं, तो आवाज का एक खेल है, आवाज अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल उच्चारण बढ़िया होना चाहिए, और एक अपने को अपनी बात कहने का जो एक पैशन होता है ना, कि मतलब बहुत कुछ हमारे पास कहने के लिए, बताने के लिए, वो पैशन होना चाहिए, और नॉलेज बेस जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, जीके बहुत अच्छी होनी चाहिए, और तो वो इस तरह का जिसको रुझान है वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम। रेगुलरली चूंकि अब ये चैनल बढ़ते जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में जो बेसिक, जो बहुत ज़रूरत थी जिसकी, वो था कम्युनिटी रेडियो। नेपाल जैसे छोटे देश में हजारों कम्युनिटी रेडियो हैं, उसकी बड़ी ज़रूरत है। हिंदुस्तान में तो कई लाख कम्युनिटी रेडियो होने चाहिए थे, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह का ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है कि आपको एक कम्युनिटी रेडियो खड़ा करना है तो आपको ये मंत्रालय, वो मंत्रालय खड़ा, ये वो सब, उस चक्कर में कभी आने हमारे भारत में आए ही नहीं। मतलब मेरी थॉट आई थिंक गलत है फिर। मुझे लगा था हैंग खोल रखे हैं। नहीं अच्छा नहीं है। मैं बताता हूँ। जो कम्युनिटी रेडियो है ज्यादातर वो कैंपस रेडियो है। आप समझ रहे हो? जो एग्जैक्ट कम्युनिटी रेडियो होना चाहिए, जैसे हैं मतलब हैं, ये नहीं करे कि नहीं है, वो कोई जैसे आपके दिल्ली के पड़ोस में वो क्या जगह है, वहाँ चलता है, बहुत अच्छा चलता है। हमारा ये स्टूडेंट है वो वहाँ चला रहा है। ये जो क्या कहलाता है आपका जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, थोड़ा मेवात वहाँ चल रहा है। एक वो केरल में जैसे उनका जो मछली पालन करते हैं उनका है, चल रहा है, बड़ी कामयाबी से चल रहा है। या वहाँ पे इस तरह छोटे छोटे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 100 कम्युनिटी रेडियो हैं आज की तारीख में, कैंपस रेडियो तो हर यूनिवर्सिटी और उसमें उन्होंने बनाया तो अच्छी बात है। अगर 100 कम्युनिटी रेडियो, तो ये 100 की जगह पर उनको 10 लाख होना चाहिए था। इतना बड़ा मुल्क हमारा है, क्योंकि वो कम्युनिटी को एड्रेस करता है। ठीक है, तो बड़ा अब मजबूरी देखिए, जैसे मैं दिल्ली स्टेशन को देखता था, मान लीजिए, अब हमारा दायरा कितना बड़ा है, पूरा दिल्ली कितना बड़ा है, आप सोचिए कितने स्वीडन के बराबर पॉपुलेशन है उसकी, है ना। बहुत सारे देश इसमें बहुत छोटे हैं दिल्ली के कंपैरिजन में। बिल्कुल। फिर आपका ये आ गया गाजियाबाद, साहिबाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से चलते चलाते मेरठ भी था, और कितना इतना विशाल का इलाका था। तो हम कितने लोगों को बुला लेंगे भाई, किसी बड़े बड़े प्रोफेसर आ गए, कुछ विद्वान लोग आ गए, तो हम तो नहीं उस तरह से सबको तो नहीं कैटर कर सकते। तो वो एक मतलब था कि कम्युनिटी रेडियो क्या करता है, वो और जो है सो बने रहें, एक
लिमिटेड दायरे में वहां के लोगों को आपस में, जैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप जो करता है, हाँ, वो yes, एक हम yes. कम्युनिटी रेडियो कर सकता था, जी जी, तो नहीं कर पाया ये। बिल्कुल। जी, जी। जबकि और उसमें लोकल भी- कल्चर, जी, हाँ, जैसे लोकल रेडियो स्टेशन नाम का एक कंसेप्ट है। मैं कठुआ Right. पोस्टेड था, ओके कठुआ, ओके, डोगरी भाषा, तो एक खास तरह का इलाका हो गया। जैसे कहीं पर एक लोकल भाषा चलती, लोकल कल्चर चलती, तो उस जी। तरह की पर वो भी बहुत कामयाब नहीं हो पाए, मतलब ओके। उतना नहीं कामयाब हो पाए। ओके तो वो एक बड़ा संकट रहा। वरना जो असली बात जो आप पूछ रहे थे, जी, एम्प्लॉयमेंट हमें बहुत ज्यादा इस फील्ड में मिल जाता। मिल वो जाए। सैचुरेशन जैसी सिचुएशन नहीं आती, क्योंकि अब वो थोड़े से एंकर लेते हैं, थोड़े से लोग लेते हैं, तो वो अब हमारे यहाँ भी जैसे एफएम गोल्ड पे 100 से ज्यादा एंकर थे, और रेनबो पे भी थे, हमारे रेनबो चैनल पे भी 100 से ज्यादा थे। हर शो में 1-1 घंटे बदलते। अब सुनो, उन्होंने शिफ्ट सिस्टम कुछ ऐसा कर दिया, तो यानी जगह घट गई। तो ये जो हुआ है, तो उतना स्कोप, उतना फैलाव नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये थोड़ा सा हो गया है। जी जी। So this is you feel it is a concern now? या क्यों नहीं भाई, मतलब कम्युनिटी रेडियो ज्यादा से ज्यादा आए, जी और तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और लोगों का अवेयरनेस भी बढ़ेगी, और हिंदुस्तान के फायदे में होगा सोसाइटी। अभी क्या हो रहा है, इन चीजों को हम देखिए नाप नहीं पाते, लेकिन एक युवाणी आपने नाम सुना है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। पूरी दुनिया में जो भी 200 मुल्क हैं, सिर्फ भारत था, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस कहीं नहीं था जहां पर युवाओं के लिए स्पेशल चैनल था। वो 4-5 जगह से चल, दिल्ली में भी था, अलग चैनल था। राइट। अब उसका फायदा क्या था कि जय यूथ को उसमें जितना टैलेंट भरा पड़ा है, आओ भैया अपना टैलेंट लेके शोकेस करो। ओके। वो खत्म हो गया चैनल। तो अब इसका नुकसान आप नहीं जान सकते। बिल्कुल। आज मैं दावा करता हूं, आज जिस तरह ये क्राइम बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े, है ना, छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल पे, इन चीजों को हम समझ नहीं, उनको मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इनका बड़ा असर होता है। पूरे सोसाइटी का पूरा ढांचा बदल जाता है, एक स्ट्रक्चर, मतलब कल्चरल ढांचा, जिसको हम कहें कल्चरल सिनेरियो। तो युवाणी बने इसलिए था कि हम उस इलाके के यूथ को चैनल, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। तो अब अगर आप उसको, यूथ में बहुत टैलेंट भरा पड़ा है, बहुत एनर्जी भरी पड़ी, उसको पॉजिटिव में नहीं लगाएंगे, तो वो क्राइम की तरफ जाएगा, छोटे हल्की फुल्की चीजों में जाएगा, लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान जो है ना, ये हुआ है। युवाणी चैनल बंद हो गया। अब युवाणी का प्रोग्राम वगैरह होते होंगे, तो उसमें कितने लोग, हफ्ते में अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, या मान लो डेली भी 1 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कहाँ पूरा चैनल, बिल्कुल, और कहाँ 1 घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम, ये फर्क है। सर, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी जी। अब आज के ज़माने में तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो कदम रख चुके हैं। जी जी जी। यूटिलाइज हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है इसका नहीं, इसका हर चीज का ये टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। हाँ। सही इस्तेमाल करें तो आप 3 अक्षर का एक फार्मूला है, E = MC²। EMC 3 ही अक्षर हैं। बिल्कुल। अब आप अगर इसको सही इस्तेमाल करो तो पूरी दुनिया को 24 घंटे, हजारों लाखों साल तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। नो पावर कट। नो पावर। अगर उसको इस्तेमाल करें, महंगा बहुत है बिजली बनाना। अभी तक हमने जो उसका इस्तेमाल किया है, उससे हमने इतने बम बना लिए कि इस धरती को 29 बार आप नष्ट कर सकते हो, 29 टाइम्स। तो मतलब अब AI आ गया। AI का एक घटिया इस्तेमाल तो हम देख ही रहे हैं। किसी का भी आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, कुछ बना दो, कुछ बुलवा दो। बट अगर जैसे जो अच्छी संस्थाएं हैं, जैसे हम रेडियो पे बात कर रहे हैं, बारिश का इफेक्ट बनाने के, ड्रामा के लिए इस्तेमाल करना है, तो चावल के दानों को जो बिखेरते थे, तो उससे बारिश का इफेक्ट बन जाता था। अब AI है तो आप कुछ भी बना लो, कुछ भी बना। तो अच्छा, फिर हम जब कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, उसकी रिसर्च करने के लिए हमें कितनी लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था। हमें अपनी कमेंट्री, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, पूरी दिल्ली छान मारे हमने कि कहाँ कहीं कुछ लिटरेचर मिल जाए। हमें 8 घंटे कमेंट्री करनी थी, तो कहाँ से बोलते। तो अब AI है तो आपके सामने सब, पूरी दुनिया का जो ज्ञान है वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हम AI का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, और AI हर फील्ड में आपको मदद कर सकती है। और अगर उसका गलत इस्तेमाल तो हम देख ही रहे हैं, और वो बहुत आगे चल के क्या होगा
उसके हमें सोच के डर जाते हैं। जी जी जी। So if you want to use it in a positive way. जी जी। सर आपका इतना बड़ा करियर रहा है, एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू शेयर विच यू कैन नेवर फॉरगेट? तो वो जो मैं कर सकते, देखिए वो फर्क ये है, इसमें मेरी बात नहीं, एक मेरा, क्योंकि मेरे जहन में ये शुरू से था, तो हिंदुस्तान में मेरे साथ कम से कम कई दर्जन सक्सेस स्टोरीज जुड़ी है। क्योंकि हम उस जमाने में थे जब जैसे ग्वालियर में मेरी पोस्टिंग थी, पूरा शहर जो है, रेडियो दूरदर्शन आया ही नहीं था, तो पूरे शहर में सुना जाता था। हम बीकानेर में थे, दूरदर्शन आ भी चुका तो भी पूरा शहर में, मतलब घर घर में सुना जाता था। अब उसका इम्पैक्ट ये है कि जब आपको इतना बड़ा मंच आपके पास है, तो मुझे सबसे ज्यादा जो संतोष मिलता है, आज हिंदू में नाम नहीं लूंगा बेशक, लिटरेचर में, म्यूजिक में, सिनेमा में जो स्टार बने बैठे हैं, वो उन्होंने कभी मेरे साथ शुरुआत की थी किसी का। क्या होता है कि अब इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मतलब क्या है कि एक टैलेंट को सही वक्त पे सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उसको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं एक प्रोग्राम करता, मैंने हमेशा इसको एक मिशन की तरह माना। मैंने 35 साल काम किया, और पूरे 35 साल में शायद मतलब कभी छुट्टी नहीं ली, कभी, मतलब एक्सेप्शन छोड़ दो आप, ठीक, मदर फादर की डेथ हो गई, कुछ हुआ, एक्सेप्शंस आर देयर, तो मैंने नहीं कभी छुट्टी ली और एंजॉय किया अपने को मिशन मोड पे। तो जिस शहर में रहा वहां की क्या प्रॉब्लम्स है, उस स्टेट की क्या प्रॉब्लम्स है, तो अब जब नेशनल लेवल चैनल पे आ गया तो नेशनल लेवल की बहुत सारी वो हो गई। तो ये काम अगर चैनल, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने रेलवे मिनिस्टर को बुलाया, पूरे हिंदुस्तान से प्रॉब्लम्स मंगाई, और एक बहुत बड़ा हम लगाते थे पूरा एक, मतलब रेलवे मंत्रालय से जुड़े जो हो सकते हैं, वो तरह तरह की यूनियन हो, तरह तरह के पत्रकार हों जो रेलवे कवर करते वगैरह वगैरह, उनका सबका एक पूरा लगाया। रेल मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर आए, तो पूरे देश की रेलवे की समस्याएं उनके सामने आ गई, पूरे देश की, क्योंकि उसमें तो हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है पूरी दुनिया हिंदुस्तान में। अब मैं ही एंकरिंग कर रहा था, मैंने कहा भाई कभी ऐसा होगा हिंदुस्तान में कि कोई रेल मंत्री जनरल डिब्बे में सवारी कर ली। मैंने स्टांट उस तरह सटायर में बोला कि जिस तरह भेड़ बकरी की तरह लोग चलते हैं, रेलवे मिनिस्टर ने वही कहा कि अब से 2 की जगह 4 डब्बे लगेंगे। आज वो लग रहे हैं, पूरे देश में 4 जनरल डिब्बे लगते हैं। ये आकाशवाणी की देन है। पूरे देश में जो विंडो बनी है सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से टिकट वगैरह के लिए, वो आकाशवाणी की देन है। जो ये ब्लड बैंक है आपका रेड क्रॉस का, वो 6-7 बजे बंद हो जाता था, वो 24 घंटे चलता है, तो आकाशवाणी की देन है। मैं अपने कितनी चीजें, अब पान मसाले के लिए कोई कानून ही नहीं था भारत में, वो कानून जो है ना हमारे प्रोग्राम की वजह से, नेशनल चैनल के प्रोग्राम वजह से उसका प्रोविजन हुआ। हमारे देश में प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर कोई थॉट नहीं था, फिर वो हमारे प्रोग्राम था उड़ने दो परिंदों को, टाइटल था बच्चों के लिए, उस पे यशपाल कमेटी बिठाई भारत सरकार ने। तो मतलब कहने मतलब ये जो मुझे कि अगर ये चैनल वाले भी बजाय फालतू की बहसें कराने के, फालतू का ये बखेड़े खड़े करने के, अगर वो इस तरफ ध्यान दें कि पब्लिक की समस्याएं, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, बेरोजगारी कैसे हटेगी, या तरह तरह की चीजें हैं, सीरियस चीजों पे डिस्कशन करें। क्यों हमारे देश में 2.25 लाख के करीब लोग सुसाइड कर लेते हैं, इनको रोका जा सकता है। कैसे सड़कों पे 2.25 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं, कैसे, मतलब जितने सीरियस इश्यूज हैं, अगर उन पे हमारे चैनल वाले भी करें, हिंदुस्तान का कायाकल्प किया जा सकता है। ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये मैंने मतलब विद पॉजिटिव रिजल्ट्स, जिसकी कल्पना नहीं थी। ग्वालियर शायद मेरा पहला पोस्टिंग थी जी। वहां पे अब एक शहर है, वहां पे 3 रूट पे टेम्पो चलता, दैट्स ऑल, कोई साधन नहीं दूसरा, कहीं कोई तांगा मांगा लोकल लेवल चल रहा है। अब एक आदमी उतर गया एक जगह पे सामान लेके, तो बस्ती के अंदर 1 किलोमीटर कैसे जाएगा, क्या करेगा, किसी का ध्यान नहीं। अब मैं कानपुर से आया था, जहां बाहर उतरे और रिक्शे बैठ गए, तो जब तक वो शहर के लोगों को तो वही नहीं पता कि उनकी समस्या क्या है। तो अब मैंने उस पर काम किया, तो मतलब उस तरह प्रोग्राम बनाया, इम्पैक्ट था उसका उस जमाने में। जो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे उनको इन्वॉल्व किया, वहाँ रिक्शा चला। अब वो चल रहा होगा नहीं चल, मुझे नहीं पता, चल हमारे टाइम पे हमारी आंखों के सामने हमारे प्रोग्राम की वजह से वो चल निकला जी। इसी तरह जहां जहां भी मैं बीकानेर में रहा, तो वहां एक कोई 4 किलोमीटर का इलाका होगा जहां इतनी गंदगी, वो दलितों की बस्ती थी,
और हम वहाँ इत्तेफाकन कोई प्रोफेसर साहब उसमें रहते थे, उनसे मिलने चले गए जी। और वहाँ इतना कीचड़ और ये सब भरा था, तो हमने कार तो हमारी खड़ी हो गई, हम चले गए। अब प्रोफेसर साहब के यहाँ जब गए तो मेरा तो पहले समय तो दिमाग खराब हो गई, सब सारा देख पार करके आ रहे हैं हम। प्रोफेसर साहब बताइए, इतना बड़ा प्रोफेसर था वो। मैंने कहा सर ये कब से आपके यहाँ ये सब? तो प्रोफेसर के क्या कब से? मैंने कहा ये सारी गंदगी ये तो है तो he was not even aware of the problem, तो उसको प्रॉब्लम को पता भी नहीं था। तो बहरहाल मैंने वो फिर हम अपने टीम लेके गए, वो प्रोग्राम किया, उसका इम्पैक्ट विधानसभा में सवाल खड़ा हो गया। क्या हुआ? अल्टीमेटली वो 4 किलोमीटर के इलाके का सीवरेज सिस्टम आ गया, वहां की गलियां प्रॉपर बन गई, सड़कें, तो वो पूरा कायाकल्प हो गया। ये मैं नहीं जानता था। मैं तो एक जब बीकानेर गया किसी और का, उसमें 2 साल बाद तो हमारे इंजीनियर ने बताया कि आपको पता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम हुआ, अखबार में छपा था, बड़ा हंगामा मचा था। आज आप जाके देखिए वहां क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने इसको मीडियम बना के ब्रॉडकास्टिंग को, और जो जिस तरह की सक्सेस स्टोरीज मेरे साथ हैं जी। और या जो टैलेंट है उसको जो है, जो आज स्टार बने अलग अलग फील्ड में, वो मेरे लिए सबसे बड़ा यादगार है, मेरे लिए है। बहुत तसल्ली मिलती है मुझे। बिल्कुल। नेशनल चैनल पे मैं करता था, कैरियर मैगजीन प्रोग्राम करता था। टॉप लेवल के उनको बुलाता, जहां जहां जिस फील्ड में जहां जरूरत है। अब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो IAS वगैरह कर रहे थे, IPS की तैयारी कर रहे थे, वो हमारा प्रोग्राम सुनते थे, या हमने जो एक न्यूज मैगजीन वगैरह, वो सारा रिकॉर्ड करते थे, उसको ट्रांसक्राइब करते थे। तो वो उससे वो IAS में उनके तैयारी करने में उनको मदद मिलती है। अभी भी ऑल इंडिया रेडियो में जो होता है ना, तो आपके तरह तरह के जो डिस्कशंस वगैरह होते हैं, उस तरह के होते हैं, उनसे वो अपने IAS वाईएएस की तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जीके मजबूत कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप जुड़े हमारे साथ। आई थिंक आपने एक एक शब्द जो बोला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एंड सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यूथ को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, जो आज मतलब जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू टुडे। थैंक यू। जिन्होंने सुना, आप जो उनको भी मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, उनका भी अभिनंदन करूंगा। आपका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एकोज जब भी आती हैं एक गूंज अपने साथ लाती हैं और हमारी एजेस उसको जोड़ लेती हैं। आज इतना बड़ा ज्ञान हमको मिला है, स्पेशली यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप ज़रूर सुनिए और अपने साथ लेकर अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। आगे हम आपसे मिलते रहेंगे। आज जो लेजेंडरी चेहरे हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनका दिया गया एक एक शब्द याद रखिएगा। थैंक यू, सी यू सून।